2 जुलाई 2023 की सुबह जापान के सुसुकिनो नाम के एक रेड लाइट एरिया के होटल का स्टाफ बड़ा टेंशन में था, क्योंकि उनके होटल के एक रूम 202 में रहने आए गेस्ट का स्टे पूरा हो चुका था, पर उन्होंने अभी तक चेकआउट नहीं किया था। स्टाफ ने रूम में बहुत सारे कॉल्स किए, कई बार दरवाजा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया और वो रूम अंदर से लॉक था। तो अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था सिवाय मास्टर की का यूज करके दरवाजा खोलने के। और रूम का दरवाजा खोलते ही उन्हें अंदर इतना खौफनाक नजारा दिखा जिसके लिए वो बेचारा स्टाफ बिल्कुल तैयार नहीं था। रूम के अंदर एंटर होते ही उन्होंने नोटिस किया कि रूम बिल्कुल साफ सुथरा था और बेड को यूज नहीं किया गया था, जो कि लव होटल्स के लिए काफी अनयूजुअल था। उन्हें पूरे रूम में कोई भी नहीं मिला, तो उन्होंने उस रूम का बाथरूम चेक किया और बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वो अटेंडेंट बहुत डर गया और जोर से चीखने लगा। पूरा बाथरूम खून से भरा हुआ था और वहां एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी। उस आदमी का सर काट के अलग कर दिया गया था। वो बाथटब में उल्टा पड़ा था। उसकी जो अपर बॉडी थी वो बाथटब के अंदर थी और जो उसकी लोअर बॉडी और हिप्स थे वो बाथटब के बाहर थे। और उस आदमी को उस बाथटब में उस पोजीशन में उसके किलर ने नहीं रखा था। इसके पीछे एक बहुत ही डिस्गस्टिंग रीजन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और शॉकिंग चीज तो ये थी कि उस आदमी का कटा हुआ सर वहां पर नहीं था। इनफैक्ट वो पूरे रूम में कहीं नहीं मिला। पुलिस को होटल में बुलाया गया और उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस बॉडी का सर मिसिंग था और जो वो होटल था वो रेड लाइट एरिया में एक लव होटल था, तो वहां पर रूम बुक करने के लिए आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती। इसलिए ऑफिसर्स के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि आखिर वो बॉडी है किसकी। उस बॉडी पर मल्टीपल स्टैब वुंड्स थे। उसकी मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई। पुलिस को उस रूम में मर्डर वेपन नहीं मिला। इसका मतलब है जो किलर था वो मर्डर वेपन और उस बॉडी का डिकैपिटेटेड हेड अपने साथ ले गया। इसके अलावा वो विक्टिम के कपड़े, उसका फोन, उसका वॉलेट, उसकी गाड़ी की चाबी तक साथ ले गया ताकि उस बॉडी को आइडेंटिफाई ना किया जा सके। पर फिर भी 3 जुलाई तक पुलिस ने बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके फिंगरप्रिंट से और उसके एक ऑपरेशन स्कार से। ये आदमी इस होटल से 30 किलोमीटर दूर रहता था और इसकी फैमिली ने एक मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। इस आदमी का नाम था हितोशी उरा। हितोशी एक 62 साल का आदमी था जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी वाइफ और 2 बच्चे भी थे। हितोशी वैसे तो एक नॉर्मल फैमिली मैन था जो एक नॉर्मल जॉब करता था, पर उसे क्रॉस ड्रेसिंग का शौक था। वो लड़कियों के कपड़े पहन के, विग लगा के, मेकअप करके पार्टीज में जाता। हितोशी वैसे तो बहुत रिजर्व्ड और शांत किस्म का आदमी था, पर जब वो क्रॉस ड्रेस करके उन पार्टीज में जाता तब वो पार्टीज के माहौल में बिल्कुल घुल जाता। वो बहुत ही सोशल और फ्रेंडली आदमी बन जाता। हितोशी के जो घर वाले थे उनको उसके इस क्रॉस ड्रेसिंग और पार्टीज के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। 1 जुलाई 2023 मर्डर से एक दिन पहले हितोशी अपने घर से निकला अपनी फैमिली को बिना बताए कि वो कहाँ जा रहा है। हितोशी 4 बजे एक पार्टी में पहुंचा जो डेमोत सपोरो नाम की एक जगह पर थी। पार्टी की थीम थी ड्रैग क्वीन, जहां पर सब लड़कों ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे। हितोशी भी वहां पर क्रॉस ड्रेस करके पहुंचा। उस पार्टी में गए लोगों ने बताया कि हितोशी वहां पर रेगुलरली आता था और सब लोग उसे जानते थे। वहां सब लोग उसे तोमो चैन के नाम से जानते थे। हितोशी बहुत अच्छा मेकअप करता और वो बहुत एक्टिव भी था, तो वहां सबको ये लगता कि हितोशी अपनी 40s में है। पर उन्हें बाद में ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि हितोशी वाज एक्चुअली 62 ईयर ओल्ड मैन। हितोशी वहां पर सबको कहता कि उसे क्रॉस ड्रेस करना बहुत पसंद है। वो वहां पर लड़कियों से मिलता, उनसे फ्लर्ट करता और अपनी वाइफ पर चीट करता। उस दिन हितोशी ने एक व्हाइट कार्डिगन और एक स्कर्ट पहनी थी शॉर्ट हेयर्ड विग के साथ। लोगों ने बताया कि उस पार्टी में डांस करने के बाद, एंजॉय करने के बाद हितोशी ने वापस अपने कपड़े पहने और वो 10 बजे उस वेन्यू से निकल गया। जब वो वहां से निकला तो उसके साथ कोई नहीं था, पर लगभग आधे घंटे के बाद वो किसी से मिलता है एक क्लब के पास। उनकी ये मीटिंग सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर हो जाती है। हितोशी जिससे मिला उसके पास एक बड़ा सूटकेस था और फिर वो दोनों वहां से एक लव होटल में चले गए जहां पर वो क्राइम हुआ। ऑफिसर्स को विक्टिम की आइडेंटिटी के बारे में तो पता चल गया था, पर उन्हें सस्पेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। वो उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो 9 जुलाई को सपोरो सेंट्रल पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई और फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने उस होटल की सीसीटीवी फुटेजेस चेक की और उन्होंने देखा कि 1 जुलाई को 10:50 PM पर हितोशी ने उस होटल में चेक इन किया, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की भी थी जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए थे, एक फेस मास्क पहना हुआ था और उसके सर पर एक फिशरमैन्स हैट थी। उस लड़की के बाल ब्लॉन्ड थे और वो अपने साथ एक बड़ा सूटकेस कैरी कर रही थी। वो दोनों एक साथ रूम 202 में एंटर होते हैं, पर रात को 2 बजे वो लड़की अकेली उस रूम से बाहर आती है। उसके पास वो सूटकेस भी होता है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली हितोशी का सर था। वो रिसेप्शन पर कहती है कि वो अकेली चेकआउट कर रही है, फिर वो वहां से निकल जाती है। अभी तक इस मर्डर की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरास पर रिकॉर्ड हो रही थी, पर होटल से बाहर निकलते ही वो उन गलियों में गायब हो जाती है जहां पर सीसीटीवी कैमरास नहीं थे। इस क्राइम की डिटेल्स बहुत डिस्टर्बिंग थी। पूरे रूम में कहीं भी स्ट्रगल के साइंस नहीं थे। इसका मतलब है हितोशी पर जब अटैक हुआ था तब वो बिल्कुल अनअवेयर था। और एक आदमी का सर इतनी सफाई से काटना कोई आसान काम नहीं है। वो लड़की उसे बड़े आसानी से मार कर, उसका सर काट कर, उसका सारा सामान लेकर कामली वहां से निकल जाती है। उस लड़की के चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। अब सवाल था कि आखिर ये कोल्ड ब्लडेड किलर थी कौन।
24 जुलाई 2023 3 हफ्ते बीत गए थे जब पुलिस को फाइनली पता चला कि ये किलर, ये लड़की कौन थी। 29 साल की रूना तमूरा वहाँ के एक जाने माने साइकाइट्रिस्ट की बेटी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये मर्डर उसने अकेले नहीं किया था, उसका साथ दिया था उसके फादर ओसामू और उसकी मॉम हिरोकू ने। होटल से निकलने के बाद वो अपने डैड की कार में बैठी थी और वो उसे घर ले गए थे उस सूटकेस के साथ जिसके अंदर हितोशी का कटा हुआ सर था। और इस कटे हुए सर के साथ रूना ने आगे क्या किया और इस फैमिली के बारे में जब आप जानोगे तो आपको और भी हैरानी होगी। सीरियसली गाइस, इतनी मेस्ड अप फैमिली मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रूना के घर पर पहुंची इन्वेस्टिगेशन के लिए। रूना के डैड एक जाने माने साइकाइट्रिस्ट थे, उनकी सब इज्जत करते थे, तो यूं अचानक उनके घर पर पुलिस का आकर छानबीन करना बहुत अजीब था। उनके नेबर्स हैरान थे। पुलिस को उनके घर में खून से भरे हुए 20 नाइफ्स और 4 सॉज मिले। उन्हें वो कपड़े और ब्लॉन्ड विग भी मिल गई जो सिक्योरिटी फुटेज में रूना ने पहनी थी। सेकंड फ्लोर के बाथरूम में उन्हें हितोशी का कटा हुआ सर मिला विद ऑल हिज बिलोंगिंग्स। इट वाज अ ग्रूसम साइट। वो हेड अब डिकम्पोज होने लग गया था। मर्डर से जस्ट पहले रूना ने वो नाइफ्स, सॉ, कपड़े और विग खरीदी थी और इसके साथ साथ उसने एक हेयर रिमूवल क्रीम, वो सूटकेस और कुछ S&M टॉयज खरीदे थे जैसे कि टॉय हैंडकफ्स। ये टॉयज उसने क्यों खरीदे थे और उनके साथ उसने क्या क्या किया था ये जानकर आपको बहुत हैरानी होगी। एंड शॉकिंगली रूना के डैड ओसामू ने उसे ये चीजें खरीद के दी थी अपने क्रेडिट कार्ड से। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उन तीनों फैमिली मेंबर्स के फोन को चेक किया तब उन्हें पता चला कि उन तीनों ने ही अपने फोन्स में सुजुकी नो मर्डर सर्च किया है, ये देखने के लिए कि हितोशी की बॉडी अभी तक डिस्कवर हुई कि नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं था। ऑफिसर्स को रूना के कंप्यूटर में जो मिला वो बहुत डिस्टर्बिंग था। दे फाउंड अ वीडियो जिसमें हितोशी का कटा हुआ सर पड़ा है और एक हाथ उस सर के साथ खेल रहा है जैसे कि वो कोई खिलौना हो। उन्हें उसके कंप्यूटर में एक और वीडियो मिली जो रूना ने अपने क्राइम के समय बनाई थी। उस वीडियो में हितोशी उस बाथरूम में उस बाथटब के ऊपर झुका हुआ है और रूना अपने हाथों से उसके सर को सहला रही है किसी डॉगी की तरह। वियरली हितोशी सीम्ड प्लीज्ड कि इतने में ही रूना एक चाकू निकालती है और पीछे से उसकी गर्दन में मार देती है। हितोशी का काफी खून बहने लगता है और रूना उसे तब तक चाकू मारती रहती है जब तक उसकी सांसें बंद नहीं हो गई। इतने सारे एविडेंस के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया था कि इस मर्डर के पीछे इन तीनों फैमिली मेंबर्स का हाथ है, तो उन्होंने उन तीनों फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया। रूना तमूरा, उसके डैड ओसामू तमूरा और उसकी मॉम हिरोकू तमूरा। उन तीनों के अरेस्ट होने के बाद रूना के ग्रैंडफादर ने मीडिया में आकर बताया कि हितोशी ने रूना के साथ कुछ बहुत गलत किया था, इसीलिए रूना ने उसकी जान ली। तो आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या था? इस केस की सच्चाई को जानने के लिए हमें इस अजीबोगरीब फैमिली तमूरा फैमिली के बारे में जानना होगा। एंड आई एम वार्निंग यू गाइस, ये इस दुनिया की सबसे मेस्ड अप वियर्ड फैमिली है। ओसामू तमूरा, रूना के डैड, बस एक साइकाइट्रिस्ट नहीं थे, वो अपनी कम्युनिटी में बहुत रिस्पेक्टेड थे और वो सबकी मदद करते। वो एक बैंड का भी हिस्सा थे और वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते। हिरोकू तमूरा, रूना की मॉम, एक हाउसवाइफ थी। शी वाज एलिगेंट एंड सॉफ्ट स्पोकन। रूना के जन्म से पहले वो एक आर्ट गैलरी में काम करती थी, पर बाद में वो एक फुल टाइम मॉम बन गई रूना को सर्व करने के लिए। जी हाँ, अपनी बेटी का ना सिर्फ ख्याल रखने के लिए, उसे लिटरली सर्व करने के लिए, लाइक अ स्लेव। बचपन से ही रूना को बहुत प्यार मिला था। उसके पेरेंट्स ने उसकी सारी विशेष पूरी की, उसे कभी किसी चीज के लिए ना नहीं बोला। उनके ज्वेलर ने बताया कि कैसे रूना के पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए एक्सपेंसिव जेम्स और ज्वेलरीज लेके जाते और वो हमेशा अपनी बेटी की तारीफें करते। दे बोथ वर वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ रूना। ये फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली की तरह नहीं थी। टिपिकल फैमिली में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर ओसामू और हिरोकू वो बाउंड्रीज क्रॉस कर देते थे, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रूना बचपन से ही अपने पेरेंट्स को बहुत कंट्रोल करती थी और वो भी उसकी सारी बातें मानते, उसे वो सब ला कर देते जो वो मांगती। उनका पूरा घर रूना के सामान से भरा हुआ था, इवन उसके पेरेंट्स के रूम्स भी। और इसीलिए रूना की मॉम लिविंग रूम में एक छोटे से कॉर्नर में सोती और उसके डैड घर से बाहर एक इंटरनेट कैफे में। वो रूना को कभी भी बेटी कहकर या उसके नाम से नहीं बुलाते थे, वो उसे ओजो सांग कहते, जिसका मतलब है मिस या यंग लेडी। वो उसे किसी क्वीन की तरह ट्रीट करते थे। एंड शॉकिंग चीज तो ये है कि बदले में रूना अपने डैड को ड्राइवर कह के बुलाती। वो लड़की बहुत डिसरिस्पेक्टफुल थी, बहुत स्पॉइल्ड थी और उसके पेरेंट्स उसकी सारी बातें मानते, उसे सर्व करते, उसे कभी भी नहीं डांटते। ओसामू ने अपनी वाइफ को एक प्लेज लिखकर घर की वॉल्स और टीवी पे लगाने को कहा था और इंस्ट्रक्ट किया था कि वो उस प्लेज को हमेशा फॉलो करे। और उस प्लेज के अंदर जो लिखा था वो बहुत डिस्टर्बिंग था। उसके अंदर लिखा था, डोंट वेस्ट योर ओजो-सान टाइम, यू आर अ स्लेव, नो योर प्लेस एज अ स्लेव एंड डोंट वेस्ट गैस और मनी। जी हाँ, एक माँ बाप अपनी ही बच्ची के गुलाम। इट्स कंसर्निंग। रूना की मॉम ओसामू को फोन पे अपडेट्स भेजती रहती रूना के बारे में कि
वो कैसी है, उसका मूड कैसा है। वो पूरा ख्याल रखती कि कहीं रूना नाराज ना हो जाए और स्पेशली वो उसके सामान को ना छेड़े। पर एक दो बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने रूना की बिखरी हुई चीजों को संभाल कर रख दिया था, लाइक ऑल मोम्स डू। पर उस चीज से रूना को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पापा से डिमांड की कि वो उसकी मॉम को बेच दें प्रोस्टिट्यूशन में। आई मीन दिस इज टू मच, इट्स बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। और इतना ही नहीं, एक बार रूना ने कार में अपने डैड का गला दबाकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी कोई छोटी सी बात पर, और उसके पेरेंट्स उसे डांटने की जगह उससे माफी मांगते थे और इंतजार करते थे उसके शांत हो जाने का। आई मीन अ साइकाइट्रिस्ट हु ट्रीट्स पेशेंट्स, वो अपनी बेटी को ऐसा बिहेव करने क्यों देगा। रूना ने एलिमेंट्री के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था और स्कूल में भी उसकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। एक बार स्कूल में एक लड़के ने रूना को कॉम्प्लीमेंट किया ये कहकर कि वो एक एनिमे कैरेक्टर की तरह दिखती है, और इतना सुनते ही रूना को इतना गुस्सा आया कि वो एक बॉक्स कटर लेके उसके पीछे भागी उसे मारने के लिए। वो तो स्कूल के दूसरे बच्चों ने रूना को रोक लिया और रूना ने उस लड़के को वार्न किया कि अगर उसने आगे से ऐसा दोबारा कहा तो वो उसे जान से मार देगी। अब आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हाँ, ये फैमिली डायनामिक बहुत अजीब है, ये पेरेंट्स अपनी बेटी को सर्व करते हैं, खुद को उसका स्लेव मानते हैं, पर क्यों, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आखिर एक मेंटली सेन साइकाइट्रिस्ट और उसकी वाइफ अपनी बेटी को उतना पुअरली हैंडल कैसे कर सकते हैं। बचपन में रूना काफी हद तक नॉर्मल थी, उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे और उसे हैरी पॉटर बहुत पसंद था और वो अपने फ्रेंड्स को भी घर पर बुलाती उनके साथ खेलने के लिए। पर 9th ग्रेड में उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और वो अपना ज्यादातर समय अकेले बिताती। ये चीजें ज्यादा वियर्ड तब होने लगी जब वो कभी कभी दूसरी आइडेंटिटीज में बात करती। वो खुद को सिंथिया नाम की एक लड़की समझती। रूना का कहना था कि उसके अंदर कई लोगों की आत्माएं हैं, और इतना ही नहीं, रूना का एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड भी था। उसकी इमेजिनेशन में उसका बॉयफ्रेंड एक हैंडसम सीरियल किलर था जो उससे बहुत प्यार करता था। और शॉकिंग चीज तो ये थी कि इस इमेजिनरी बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने एक रियल लाइफ सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जिसमें रूना के पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया। आई मीन अगर उसके पेरेंट्स उसकी इन हरकतों को रोकने की जगह उनमें हिस्सा लेने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हरकतें और ज्यादा बढ़ेगी। समय के साथ साथ रूना का बिहेवियर और ज्यादा बिगड़ने लगा। वो कभी कभी आउट ऑफ नोवेयर जोर जोर से चिल्लाने लगती और उसने कई बार खुद को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की थी। अपनी बेटी की बिगड़ती दिमागी हालत को देखकर उसके पेरेंट्स काफी टेंशन में आ गए, और ओसामू तो खुद एक साइकाइट्रिस्ट थे तो उन्होंने अपनी बेटी को एग्जामिन किया। उन्होंने रूना को स्किज़ोफ्रेनिया और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से डायग्नोज किया, और कुछ समय बाद सामने आया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भी सफर कर रही है। रूना की मेडिकेशंस, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, पर एक दिन अचानक उसने क्लिनिक विजिट करना बंद कर दिया, और तो और उसने अपनी दवाइयां लेनी भी बंद कर दी, ये कहकर कि वो दवाइयां लेकर उसे बीमार फील होता है। अब वो सिर्फ एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही थी और उसकी जितनी भी हरकतों के बारे में हमने पहले बात की थी वो सारी जारी थी। तो शायद रूना के फ्रेजाइल माइंड, उसके मेंटल कंडीशन की वजह से, उसके आउटबर्स्ट की वजह से हिरोको और ओसामू उसकी सारी बातें मानते थे। वो जो मांगती उसे दिलाते, इस डर से कि कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। पर ओसामू जो कि खुद एक साइकाइट्रिस्ट है, वो अपनी बेटी की सारी बातों को यूं मान कर उसके बिहेवियर को और बढ़ावा दे रहा है, जिससे वो सिचुएशन और वर्स होती जाती है। नाउ दैट वी हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वियर्ड फैमिली, अब सवाल ये बचता है कि आखिर उन्होंने हितोशी की जान क्यों ली। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन हितोशी पहली बार रूना से मिला था। मई 2023 को रूना ने अपने डैड से कहा कि उसका क्लबिंग जाने का मन कर रहा है, तो हमेशा की तरह ओसामू उसे अपनी कार में ले गए। वो उसे सुसुकिनो के क्लब में ले गए। जैसा कि मैंने पहले बताया, सुसुकिनो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्लब्स हैं और लव होटल्स हैं। तो क्लब में डांस करते हुए वो वहाँ हितोशी से मिली। हितोशी को क्रॉस ड्रेस करने की आदत थी, तो वो वहाँ लड़कियों के कपड़ों में था। वो वहाँ एक दूसरे से बातें करने लगे, फ्लर्ट करने लगे, एक दूसरे के गले लगने लगे। दे बोथ सीम्ड इनटू ईच अदर। इट्स वियर्ड क्योंकि हितोशी वाज 62 एंड रूना वाज 29। हितोशी रूना के डैड से भी बड़ा था। एनीवेज, तो वो दोनों फ्लर्ट कर रहे थे और रूना के डैड ओसामू उसी क्लब में थे। वो दूर से उन दोनों को देख रहे थे। थोड़ी देर बाद रूना हितोशी के साथ उस क्लब से निकली और वो दोनों एक लव होटल में चले गए। अगेन इट्स वेरी वियर्ड कि ओसामू ने अपनी खुद की बेटी को किसी स्ट्रेंजर के साथ फ्लर्ट करते हुए देखा और फिर उसे उस स्ट्रेंजर के साथ एक लव होटल में जाने दिया। आई मीन शी इज हिज डॉटर, हाउ मेनी फादर्स कैन डू दैट, इट्स डिस्गस्टिंग। उस होटल में कुछ समय बिताने के बाद रूना वहां से बाहर आकर अपनी डैड की कार में बैठ गई और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने अपने डैड से कहा कि वो उसे फौरन एक मेडिकल स्टोर ले चलें प्लान बी पिल के लिए। अपेरेंटली हितोशी और रूना के पहले से डिसाइड करने के बावजूद हितोशी ने इंटरकोर्स के दौरान प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी, तो रूना को उस इंटरकोर्स के बाद प्लान बी पिल की जरूरत पड़ी और रूना बहुत गुस्से में थी। उसे लगा कि उसे चीट किया गया है और तब उसने फैसला लिया बदला लेने का। अब एक बात माइंड में रखना कि अभी जो मैंने बताया कि रूना और हितोशी के बीच में जो हुआ वो रूना की फैमिली ने बताया कि ऐसा हुआ था। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि उन दोनों के बीच में उस दिन उस रूम में क्या हुआ था, पर रूना की
फैमिली के अकॉर्डिंग उनकी बेटी रूना एक विक्टिम है। जून 2023 रूना अपने डैड के साथ मिलकर सुसुकिनो के बार्स और क्लब्स में जाने लगी हितोशी को ढूंढते हुए एंड इवेंचुअली उसे हितोशी मिल भी गया। उसने हितोशी से अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर की और उसने उसे कुछ ऐसा ऑफर किया जिससे वो मना नहीं कर पाया। रूना ने हितोशी को कहा कि वो उसके साथ एक ट्रिक्स रोल प्ले करना चाहती है, एक S&M फैंटेसी। S&M एक तरह का BDSM है, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो 1 जुलाई 2023 को एक लव होटल में मिलेंगे। रूना ने हितोशी को उस होटल रूम में अकेले मिलने के लिए मना लिया था, तो अब वो अपनी तैयारियों में लग गई। तो रूना ने अपनी मॉम को कहा कि वो उसके लिए कुछ नए S&M टॉयज खरीद के लाए। रूना के पास ऑलरेडी कुछ टॉयज थे पर उसे फॉर सम रीजन नए वाले चाहिए थे। अगेन इट्स शॉकिंग कि एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसे टॉयज परचेज कर रही है नोइंग फुली वेल कि वो उन टॉयज के साथ क्या करने वाली है। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज ये है कि रूना ने वो S&M रोल प्ले प्रैक्टिस किया था और वो भी अपने पापा ओसामू के साथ। और ये मुझे इस केस की सबसे डिस्गस्टिंग चीज लगी। आई मीन एक वेल नोन और रिस्पेक्टेड साइकाइट्रिस्ट चेन्स में बंधा हुआ है, ह्यूमिलिएटेड, डूइंग S&M रोल प्ले विद हिज ओन डॉटर। आखिर ओसामू ने इस चीज के लिए हाँ कर भी कैसे दिया? दिस इज द सेम काइंड ऑफ एनेबलिंग जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। ओसामू की ऐसी हरकतों की वजह से ही रूना को बढ़ावा मिलता है। एनीवेज, तो रूना के पेरेंट्स को ये पता था कि हितोशी के साथ बहुत बुरा होने वाला है, तो उन्होंने हितोशी को कई बार टेक्स्ट किए और उसे मनाने की कोशिश की कि वो उनकी बेटी से ना मिले। पर उनकी कई वार्निंग्स के बावजूद हितोशी ने अपना मन नहीं बदला और वो उनकी बेटी से मिलने वाला था। हितोशी एक 62 साल का आदमी था और रूना सिर्फ 29। फिर भी उसने रूना के पेरेंट्स की रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया कि वो प्लीज उनकी बेटी से होटल में ना मिले। हितोशी वॉज अ मैरिड मैन, उसकी एक वाइफ थी, 2 बच्चे थे और वो उन पर रेगुलरली चीट करता था रेड लाइट एरिया में क्रॉस ड्रेस करके। अब अगर कोई आर्ग्यू करता है कि क्रॉस ड्रेसिंग करना उसकी चॉइस है तो उस पर हम उसे जज नहीं करते हैं, तो आई गेट दैट। पर वो अपनी फैमिली से छुपके कर रहा था, अपनी वाइफ से छुपके कर रहा था। ही वाज कीपिंग हर इन द डार्क। प्लस अगर हम वो चीज इग्नोर कर भी दें तो उसका बिहेवियर भी कुछ खास अच्छा नहीं था। कई लड़कियों ने बताया कि हितोशी अपनी क्रॉस ड्रेसिंग का फायदा उठाता था क्लब में कई लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट करने के लिए। उसके बुरे बर्ताव की वजह से वो कई क्लब्स में बैन भी हो गया था। हितोशी पहले तो ऐसे एक्ट करता कि उसे लड़के पसंद है, वो गे है, ताकि लड़कियां उसे हार्मलेस समझे और उनका ट्रस्ट गेन करने के बाद वो उनके साथ इनअप्रोप्रिएटली बिहेव करता। तो बेसिकली हितोशी भी कोई सेंट नहीं था, पर क्या वो डिजर्व करता था जो आगे उसके साथ होने वाला था। 1 जुलाई 2023 को हितोशी और रूना उस लव होटल में पहुंचे जहां पर वो दोनों CCTV में कैप्चर हुए। वो उस रूम में गए जिसके बाथरूम में रूना ने हितोशी को रोल प्ले के बहाने बांध दिया और उसकी गर्दन में कई बार चाकू मारा। उसके मर जाने के बाद उसने हितोशी का सर काट कर अपने सूटकेस में डाला और होटल से बाहर आकर अपनी डैड की कार में बैठकर घर चली गई। उस पूरे अटैक के दौरान रूना ने एक रेनकोट पहना हुआ था जो बाद में उसके घर से बरामद हुआ। 3 जुलाई 2023 अगले दिन रूना ने हितोशी के सर को म्यूटिलेट करना शुरू किया। उसने अपने नाइफ्स यूज करके हितोशी के चेहरे की स्किन को उतारना शुरू किया और उसने अपनी मॉम को भी बताया कि वो कल हितोशी का कटा हुआ सर अपने साथ लाई है और उसकी मॉम ने भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। रूना ने अपने फोन से हितोशी के कटे हुए सर की कई सारी पिक्चर्स क्लिक की और उसके पेरेंट्स ने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उल्टा 7 जुलाई को रूना ने अपनी मॉम को कहा कि वो उसे फिल्म करें हितोशी के सर के साथ खेलते हुए। उसकी मॉम ने इमीडिएटली अपने हस्बैंड ओसामू को कॉल किया और ओसामू अपना काम बीच में छोड़कर घर वापस आए। पर रूना के इस पागलपन को रोकने की जगह उन्होंने रूना की हेल्प की। वो रूना को रिकॉर्ड कर रहे थे जब वो हितोशी के सर को काट रही थी। ऑफिसर्स को एक ऐसी वीडियो भी मिली जिसमें रूना हितोशी की आईज और उसकी टंग को निकाल कर एक जार में स्टोर कर रही है। वो वीडियोस बहुत ग्रूसम थी, बहुत डिस्टर्बिंग थी और हैरानी की बात तो ये थी कि उसके पेरेंट्स ने भी उसका साथ दिया था। आई मीन अगर हम रूना की मेंटल कंडीशन का बहाना लगा भी दें तो उसके पेरेंट्स तो सेम थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया? 6 मार्च 2024 रूना पर मर्डर, म्यूटिलेशन ऑफ अ कॉर्प्स, पोजेशन ऑफ अ कॉर्प्स और अबैंडनमेंट ऑफ अ कॉर्प्स का चार्ज लगाया गया और उसके फादर ओसामू और उसकी मॉम हिरोकू पर उसकी मदद करने के चार्जेस लगाए गए। कोर्ट के अंदर रूना की मॉम हिरोकू रोने लगी और उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल हेल्पलेस थी इस पूरी सिचुएशन में। उन्होंने कहा कि उस क्राइम के अंदर उनका बिल्कुल हाथ नहीं था और उन्हें तो पता भी नहीं था कि उस दिन रूना उस आदमी को मारने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हितोशी की वाइफ ने कहा कि हितोशी एक केयरिंग हस्बैंड और लविंग फादर था। उनके बच्चों के लिए भी ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था कि उनके डैड की किसी ने इतनी ब्रूटली जान ले ली। उन्होंने कहा कि हितोशी हमेशा दूसरों को खुश रखते थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किसी लड़की को नुकसान पहुंचाएं। कोर्ट में जो रूना के फादर ओसामू की स्टेटमेंट थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उन्होंने पहले तो कोर्ट में सबसे माफी मांगी और एक्सेप्ट किया कि उनकी बेटी रूना डिल्यूजनल थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने वो सब ट्राई किया जिससे रूना की मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके और वो सब अवॉइड किया जिससे उसकी जान को खतरा हो। ओसामू ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने रूना को होटल से पिकअप
किया था और उन्हें पता था कि रूना वहाँ क्या करके आई है। जब कोर्ट में उनसे पूछा गया कि उन्होंने मर्डर के बाद रूना को कन्फ्रंट क्यों नहीं किया, क्यों मर्डर के बाद भी वो उसकी बात मानते रहे, तो ओसामू ने ये कहा कि उस समय सिचुएशन इतनी टेरिफाइंग थी कि वो कुछ कह नहीं पाए और उस समय रूना नहीं थी। रूना की एक दूसरी पर्सनैलिटी सिंथिया ने टेक ओवर कर लिया था और वो सिंथिया को जानते नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने पुलिस को भी नहीं बुलाया क्योंकि वो अपनी बेटी को धोखा नहीं देना चाहते थे। करंटली रूना के फादर ओसामू का केस कोर्ट में चल रहा है और उनका वर्डिक्ट 12 मार्च 2025 को आएगा। जहां तक कि रूना का सवाल है तो उसके ट्रायल की डेट अभी तक तय नहीं हुई है। जैसा कि आप सबने देखा, ये केस मेरे पहले वाले केसेस से बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और जितना ट्विस्टेड एक केस होता है उतनी ही उसमें साइड्स होती है, उतनी ही उसमें स्पेकुलेशंस होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सही था, कौन गलत था और एक्चुअली में क्या हुआ था। और अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई है तो प्लीज मुझे इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार एक नए केस के साथ।